हैव अ बेटर आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स आर वर्किंग एट द बैक। मतलब अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर के बिहाइंड क्या चल रहा है आपकी उसमें काफी अच्छी एक पकड़ रहेगी आपकी उसके साथ। तो लिनक्स का जो टर्मिनल है वो काफी सही चीज है। यू वुड हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर सिस्टम एंड मोर फ्रीडम। और जो लिनक्स होता है इसकी काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आती है। फॉर एग्जांपल सबसे फेमस डिस्ट्रीब्यूशन है उबंटू। उबंटू के काफी सारे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। फिर एक लिनक्स का एक और डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है काली लिनक्स। दैट इज यूज फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टफ। ऐसे ही बहुत सारे लिनक्स के वैरायटी आती हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। लेकिन उन सब का कोर सिम रहता है लिनक्स का। जो आप एंड्रॉयड फोन्स यूज करते हो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल। सो ऑल दीज थिंग्स मेक्स लिनक्स सो मच पावरफुल। और लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो ये काफी सारे लोगों ने दुनिया में मिलकर ही प्रोजेक्ट बनाया है। और इसमें रोज रोज नए नए अपडेट्स इसके कर्नल पे होते रहते हैं। और बेस्ट लिनक्स मैं ये बोलूंगा कि ज्यादातर जो सबसे स्टेबल आजकल लिनक्स चलता है और जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं दैट इज उबंटू। बट इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कौन सा यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। यू हैव ऑलरेडी यूज दिस कमांड्स व्हेन यू वर यूजिंग गिट बैश। जो गिट बैश है वो सिम जो लिनक्स का टर्मिनल होता है उसके कमांड्स उसमें वर्क करते हैं। तो मैं जैसे बताऊंगा कि जैसे ये तीन कमांड्स हैं ये आपने अभी यूज कर रहे होंगे जब आप टास्क वन और टास्क टू कर रहे होंगे। फर्स्ट कमांड इज PWD जो आपको ये बताता है कि आप अभी कौन सी डायरेक्टरी में हो। मीन्स अभी आप कौन से फोल्डर में आपका टर्मिनल खुला हुआ है। ये सारे कमांड्स टर्मिनल पे डालने के लिए। एक कमांड होता है LS। LS कमांड क्या करता है कि इन विच एवर डायरेक्टरी यू आर करंटली इन द टर्मिनल इट विल लिस्ट ऑल द फाइल्स कंटेन्ड इन दैट डायरेक्टरी और फोल्डर एज वेल। एंड वन इज CD। तो अगर आप CD यूज करोगे CD स्पेस आपको कौन सी डायरेक्टरी में जाना है या इसमें CD स्पेस जो भी आप पाथ डालोगे आपका टर्मिनल उस वाले पाथ पे जाके खुल जाएगा। तो ये लिनक्स से कुछ बेसिक कमांड्स हैं। One more command is there that is known as mkdir. mkdir command is used to make a new directory. और एक होता है rmdir that is used to remove directory. इन सब के सिंटैक्स आपको मतलब ये सब कोड्स रटने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस कोड्स ऑन गूगल। और जैसे जैसे आप टर्मिनल यूज करोगे उबंटू या किसी भी लिनक्स के डिस्ट्रो में तो आपको ये कमांड्स अपने आप एक हैबिट बन जाएंगे। वन कमांड इज टच। टच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। जैसे मुझे फाइल बनानी है hello.txt करके एक फाइल बनानी है देन आई वुड यूज द कमांड टच स्पेस hello.txt। वन कमांड इज नोन एज रिमूव। ये कमांड किसी भी चीज को रिमूव करने में काम होता है। रिमूव करने के भी काफी तरीके होते हैं। एक होता है रिकर्सिवली रिमूव करना किसी चीज को। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा स्पेस -rf और किसी फोल्डर का नाम लिख दूंगा तो फोल्डर में जितनी भी चीजें होंगी उसको रिकर्सिवली डिलीट करना चालू कर देगा। वन मोर कमांड इज देयर दैट इज नोन एज man। man कमांड क्या करता है जो भी कमांड्स हैं आपके टर्मिनल पे जो काम करते हैं लिनक्स पे अगर आपको उनकी मैनुअल खोलनी है कि वो कमांड क्या काम करता है। जैसे कमांड है PWD। तो अगर आप ऐसे लिखोगे man स्पेस PWD देन इट वुड गिव यू द होल ऑफ द मैनुअल ऑफ PWD क्या क्या करता है उसके क्या क्या वेरिएशंस हैं किस किस फ्लैग्स की तरह आप उस पे उससे काम कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरह ये तीन कमांड्स और हैं। वन कमांड इज CP कमांड दैट हेल्प्स यू इन कॉपिंग स्टफ फ्रॉम द टर्मिनल। वन कमांड इज MP कमांड दैट इज यूज टू मूव स्टफ। स्टफ मीन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स। एंड वन कमांड इज लोकेट दैट इज यूज टू लोकेट अ फाइल। सो अच्छा फ्लैग क्या होता है। तो जब आप कोई कमांड डालते हो अगर आप टर्मिनल पे कोई कमांड लिखते हो तो आपको कभी कभी फ्लैग्स की जरूरत होती है। जैसे LS के साथ एक फ्लैग होता है LA फ्लैग। अगर आप ऐसे लिखोगे टर्मिनल पे LS स्पेस -LA करके लिखोगे तो वो फाइल का नाम तो दिखाएगा ही दिखाएगा साथ में फाइल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो फ्लैग्स का बेसिकली ये काम होता है कि मीन्स किसी कमांड को किस किस कस्टमाइज कर करके आप यूज कर सकते हो फ्लैग्स उनमें काम आता है। ऐसी एक CAT कमांड होता है। CAT कमांड से ये होता है कि अगर आप ये लिखोगे कोई आपकी फाइल है किसी जगह पे hello.txt करके अगर आपने लिखा CAT स्पेस hello.txt टर्मिनल पर तो उस फाइल में क्या क्या लिखा है वो आपको टर्मिनल पे शो कर देगा। chmod क्या करता है। chmod बेसिकली जैसे विंडोज में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .exe। तो chmod क्या करता है लिनक्स पे जो फाइल्स होती हैं अगर मुझे किसी फाइल की परमिशन बतानी है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है या कैसी फाइल है तो मैं chmod कमांड का यूज करता हूँ। आप इसका मैनुअल पढ़ोगे तो इसके बारे में और समझ में आएगा। एक होता है सूडो कमांड। अच्छा सूडो कमांड इज बेसिकली लाइक कि अगर आप विंडोज में आपने देखा होगा देन यू यूज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
तो आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर का राइट आ जाता है। तो आपको और भी ज्यादा चीजें करने की परमिशन मिल जाती है। सिमिलरली इस सूडो कमांड, सूडो कमांड अगर मैं लिनक्स टर्मिनल पे सूडो कमांड लिखूंगा, उसके बाद कुछ कमांड लिखूंगा अपना, तो मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सुपर यूजर मींस एज अ रूट यूजर मैं काम कर रहा हूँ फिर उस पर, अपने टर्मिनल पर। तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे कमांड्स ऐसे होते हैं जिससे मुझे सूडो प्रिविलेज की जरूरत होती है। और जब आप एक कमांड डालोगे तो आपको ये आपके यूजर का पासवर्ड ही पूछेगा, तो ये पासवर्ड डाल के ही आप सूडो कमांड का यूज कर सकते हो। अच्छा, ये सब ऐसे कमांड्स थे क्या? आप विंडोज जब यूज करते हो तो आप विंडोज विंडोज एक्सप्लोर में फोल्डर खोलते हो, फिर किसी फोल्डर में जाते हो। सिमिलरली ये कमांड्स क्या करते हैं, एक टर्मिनल विंडो होती है, आप टर्मिनल विंडो में कमांड्स के थ्रू ये सब चीजें कर सकते हो। तो ये आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और आपको इससे ये भी पता रहता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर की फंक्शनिंग कैसे रहती है। और लिनक्स का मैं बताता हूँ कि लिनक्स में सेकेंड सेमेस्टर में, अगर आप आईटी में हो, तो कोआ करके कोर्स होता है, उसमें भी आपका लिनक्स यूज होगा। उसमें वो एक सॉफ्टवेयर यूज करवाते हैं, और फिर सेकेंड ईयर में भी आपका लिनक्स का काफी ज्यादा यूज रहेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स होता है आईटी में, उसमें लिनक्स पे पूरा बेस्ड रहता है। उसमें हमें खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेक करना होता है, उसे कंपाइल करना होता है। तो अच्छा, सूडो सूडो इज बेसिकली लाइक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सूडो कमांड बेसिकली हमें एक सुपर यूजर की प्रिविलेज देता है। बहुत सारे कमांड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सूडो यूजर की तरह काम करना होता है, एज अ रूट यूजर काम करना होता है। तो उसके लिए सूडो कमांड यूज होता है। तो दैट वुड ऑल्सो आस्क यू फॉर द पासवर्ड ऑफ द सिस्टम। तो ये सूडो की बेसिक फंक्शनिंग होती है। और सबका ना अपना अपना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लिनक्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सबका अपना अपना एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लिनक्स की जरूरत है ही, आप विंडोज में भी लगभग सारे काम कर सकते हो। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लिनक्स पे आप कर सकते हो। तो अगर आप डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो आपको टर्मिनल की नॉलेज अभी से आ जानी चाहिए, बिकॉज टर्मिनल इज वेरी मच बेनिफिशियल और ऐसा ऐसा डेवलपर, ऐसा आपको काफी ज्यादा अंदर की फंक्शन पता रहती है। और आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी भी आ जाती है टर्मिनल की, कैसे लिखते हैं। बेसिकली आपको ये पता रहता है कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। एंड लिनक्स इज ऑल्सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो कम्प्लीटली फ्री है। इसको डाउनलोड करने के लिए मतलब कुछ ऐसे, मतलब कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, ये फ्रीली डाउनलोडेबल है। और चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, सो अभी पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस सेशंस को लेकर। जो भी हमने अभी तक पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन पे उसके आंसर्स देने हैं। सब रेडी हैं? तो मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये सब स्कैनेरियो में गिट का रिकैप कराने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं एक स्कैनेरियो वन बताता हूँ आपको, आप इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। तो लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन सम वेबसाइट and its initial version is ready and needs to be deployed. Now you need to deploy this basic version of your website, but also you need to test new features side by side and include these in the deployed code only when they are verified that they won't break the code. So what would you do? Comment section में आंसर दो। आई गेस सबने आंसर बता दिया है और सही आंसर बताया है। हम क्या करेंगे, हम एक नई ब्रांच बनाएंगे जिसमें हमें वो फीचर ऐड करना है। वी विल मेक अ न्यू ब्रांच इन विच वी वांट टू मेक दैट फीचर। हम उस वाली ब्रांच में जो भी हमें चेंजेस करने हैं हम उस वाली ब्रांच में कर देंगे, जिससे कि जो मास्टर ब्रांच में जो कोड लिखा हुआ है उससे उसमें कोई चेंजेस ना हो, मतलब वो गड़बड़ ना हो जाए। फिर जब हमें लगेगा कि मेरे सारे चेंजेस सही हो गए हैं, तो उस मास्टर ब्रांच को मैं अपनी मेन ब्रांच में पुल कर दूंगा, तो वो मेरी मास्टर ब्रांच वाली कोड बेस से वो चीज़ मर्ज हो जाएगी। ओके, मुझे लगता है सबने उसका सही आंसर दिया है। तो अब स्कैनरी 2 पे चलते हैं, उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना। ओके, सो यू वर डूइंग सम वर्क फॉर सम वेबसाइट यूजिंग गिट एज द वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बट योर कोड हैज क्रैश्ड एंड यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द बग. Is there a way by which you can go to a previous commit of your project where the code was working fine? उसका कमांड बताओ कमेंट सेक्शन पे कि अगर मेरा कोड कहीं ब्रेक हो गया है तो मैं प्रीवियस कमिट पर कैसे चेकआउट कर सकता हूँ। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं गिट हार्ड रीसेट। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सबसे कि मुझे एक स्पेसिफिक कमिट पे जाना है। अच्छा, जब मैं टर्मिनल पर या अपने गिट बैश पर गिट लॉग लिखता हूँ, तो जितने भी मैंने प्रीवियस प्रीवियस कमिट्स कर रहे हैं उन सबकी हिस्ट्री लिखी आ जाती है। तो उस हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर हैश कोड होता है बहुत लंबा सा। वो आप सबने देखा होगा, एक पर्टिकुलर हैश कोड होता है। मैं बोलता हूँ कि मुझे उसी कमिट पे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा?
ओके, काफी लोगों ने आंसर्स लिखे। एक्चुअली मुझे कमेंट सेक्शन दिख नहीं रहा है, तो कोई और कंफर्म कर देगा कि सबसे सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। किशन, कैन यू कंफर्म? सबने लिखा गेट रीसेट हार्ड और शाकी, ये कॉमन आंसर सबसे। ओके। और कुछ लोगों ने रिवर्ट किसी भी लिखा है, गेट रिवर्ट शाकी। ओके ओके ओके। तो अभी तक मतलब सबको ये पता पड़ गया होगा, गिट का काफी ज्यादा बेनिफिशियल फीचर होता है कि अगर आप कहीं फंस जाओ, किसी अपने कोड में फंस जाओ, आपसे सही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं इस कमिट में मेरा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा था, तो आप ये सब फीचर्स गिट के यूज करके वापस जा सकते हो। तो मेरा यहाँ पर बेसिक ये था कि आपको ये पता है या नहीं पता है, ये टेस्ट करना। तो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कैनेरियो में दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पे लिखना। इफ यू हैव फॉर्क समवंस रेपो and you are working on it in your local system after cloning it. After making changes in your local repository, you want to pull the changes, if there are any, from the main repository which you forked. How would you do that? कहने का मतलब ये है कि आपने किसी रेपोजिटरी को फॉर्क करा और उसको क्लोन करा, उसके बाद आपने चेंजेस करे, लेकिन जिस रेपोजिटरी को आपने फॉर्क करा था उसमें ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। या सबने सही आंसर दे दिया है, गेट पुल और वो यूआरएल जो भी वो स्ट्रीम है, और उसको मैं एज अ रिमोट भी ऐड कर सकता हूँ। किशन, सब सही लिख रहे हैं ना? Git pull URL, git pull upstream, most common. मोस्ट कॉमन, सही है सही है। आप ऐसा रिमोट भी ऐड कर सकते हो उसको, और ऐसे भी कर सकते हो, सही है। ओके, मतलब लगभग सबके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं गिट के। ये क्या है, डिलीट फॉरवर्ड रेपो अगेन? तो डिलीट करने की जरूरत नहीं। कर सकते हो, लेकिन ये बहुत बैड प्रैक्टिस है, स्पेशली जब तुम्हारे पास का खुद के चेंजेस हो। हाँ, अगर खुद के चेंजेस हैं आप उसको डिलीट कर, मतलब ये बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये करने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल। मतलब अगर यही करना होता तो गिट यूज नहीं करता कभी। हाँ, तो गिट पुल यूआरएल या स्ट्रीम जिसने भी लिखा था वो सही है उसका आंसर। मीन सबके अभी तक टास्क जिसने भी करा होगा उन सबको ये सारे कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। और सबने आंसर्स भी दे दिए हैं, तो मतलब सबके क्लियर हो ही गए हैं। सो लेट अस गो टू ड्यूअल बूट। अच्छा, तो अभी हम लिनक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लिनक्स अगर मुझे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है, इफ आई वांट टू इंस्टॉल लिनक्स इन माय सिस्टम, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं उस लिनक्स की आईएसओ फाइल को ड्यूअल बूट कर दूं, मतलब अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दूं विंडोज के साथ, मतलब कि विंडोज भी मेरे कंप्यूटर पे रहेगा और लिनक्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे उबंटू वो भी मेरे कंप्यूटर में रहेगा, दोनों साइड बाय साइड पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक होता है वर्चुअल बॉक्स करके एक ऐप होता है, ओरेकल का होता है। उसमें क्या होता है, आप उसमें विंडोज के अंदर ही, विंडोज में रहते रहते भी पर्टिकुलर उबंटू की फाइल को या उबंटू के आईएसओ को इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली वर्चुअल बॉक्स क्या है, वर्चुअल बॉक्स इज अ एम्यूलेटर दैट हेल्प्स यू इन वर्चुअलाइजेशन ऑफ उबंटू। तो आपका विंडोज भी खुला हुआ है और उसी वक्त जो आपका वो है, उसी वक्त जो आपका उबंटू है वो भी खुला हुआ है। सो इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन ऑल्सो डू दैट। बट उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वर्चुअलाइजेशन करने का ये डिसएडवांटेज है कि आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, बिकॉज सिस्टम आपका विंडोज भी चला रहा है और विंडोज के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, दैट इज उबंटू। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाना है, प्राइमरी आपको एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आपको डुअल बूट करना पड़ेगा लिनक्स को। तो डुअल बूट करने का एक सिंपल मतलब वो होता है, सबके जो ड्यूअल बूट करने का एक सिंपल तरीका होता है, पर सबके हो सकता है कुछ कुछ चीजें सब में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आए सब जब अगर सब कर रहे हो। जैसे कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी, जब मैं उबंटू इंस्टॉल कर देता था डुअल बूट करने के बाद, तो मेरा वाईफाई ड्राइवर काम नहीं करता था, मतलब उबंटू में वाईफाई काम नहीं करता था मेरा। तो ऐसे सबकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रहती है। पर डुअल बूट करने का तरीका एक होता है, उसके हम रिसोर्सेज शेयर कर देंगे बाद में, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ, ड्यूअल बूट के हम अभी रिसोर्सेज शेयर कर देंगे कि ड्यूअल बूट कैसे करते हैं। मैं आप बस आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ जो आपको ड्यूअल बूट करने से पहले लेने हैं। ड्यूअल बूट में एज सच मैं अभी मतलब ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा रिमोट में हो रही है वो वर्कशॉप। सो ऐसे ड्यूअल बूट बताना पॉसिबल नहीं है।
बट अभी मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताता हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप डुअल बूट कर रहे हो तो अपना विंडोज का एक बैकअप बना के रखना। सर्च पे जाना, क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव बनाना और उसकी रिकवरी जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ प्रोसेस में कुछ मैसअप कर दो तो हो सकता है आपकी सारा फाइल्स का डेटा या कुछ डिलीट हो जाए, तो वो नहीं करना, तो आप बैकअप जरूर बना के रखना। फर्स्ट प्रिकॉशन तो ये है। सेकंड ये है कि जो तुम्हारा बायोस होता है, अच्छा, जो कंप्यूटर होता है उसमें एक इनबिल्ट स्टार्टअप के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको बाई ओएस कहते हैं। अगर आपने देखा हो, अगर आप ऑन करते हो अपना कंप्यूटर और F9 की दबा के रखोगे तो आपके कंप्यूटर का बाई ओएस खुलेगा। अच्छा, बाई ओएस भी दो तरह के होते हैं, एक लेगेसी होता है, एक यूईएफआई होता है। तो जो भी आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो आप यूईएफआई को मतलब इसको यूईएफआई सेलेक्ट करके रखना, तो मतलब ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, पर यूईएफआई सेलेक्ट करके रखना। और अगर आपका सिक्योर बूट अनेबल्ड है तो उसको मैं कहूंगा कि आप डिसेबल कर दो, बिकॉज सिक्योर बूट जब ऑन रहता है तो कंप्यूटर काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। जैसे अभी पहले भी डिस्कस हो रहा था कि किसका प्रॉब्लम थी कि उसका लिनक्स स्लो चल रहा है, तो वो मे बी इसी वजह से हो कि उसका सिक्योर बूट ऑन हो, तो उसको डिसेबल कर लो, तो वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक और इशू मैं बता रहा हूँ। एक और इशू हो सकता है कि जो आपका बाईओएस है, जो आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टार्टअप का, वो यूएसबी 3.0 को रिकॉग्नाइज ना करता हो। तो इसमें इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको मे बी हो सकता है अपने ड्राइवर्स अपडेट करने हो। और ये भी हो सकता है कि जब आप बाईओएस की सेटिंग्स में जाओ तो उसमें यूएसबी 3.2 अनेबल्ड ना हो, तो अपनी बाईओएस की सेटिंग्स अच्छी तरह से चेक कर लेना डुअल बूट करने से पहले। अच्छा, वो तो पता है ना कि यूएसबी 2.0 3.0 में क्या फ़र्क होता है। तो यूएसबी 3.0 एक नई तरह की यूएसबी का स्टैंडर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, इसमें ट्रांसफर रेट काफ़ी फास्ट रहता है। और यूएसबी 2.0 2.1 पहले आती थी, अभी यूएसबी 3.0 चल रहा है। तो यूएसबी 3.0 में ट्रांसफर रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। तो अगर आपका कंप्यूटर पुराना हो सकता है यूएसबी 3.0 सपोर्ट ना करता हो, पर चलो चलते हैं आगे। अच्छा, एक और मतलब दिक्कत नहीं है, एक और वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ओके, आई वुड टेल यू वन मोर थिंग दैट where you would install Linux you would install in your hard drive, na hard drive or SSD. So you have to make partitions in your SSD or hard drive. So whatever resource we are sharing you, there would be a method to how to partition your hard disk. So acha, what is partition? Windows works on partition. One is the C partition. C partition contains all the files of your that are useful for Windows operating system. So basically that is your means Windows को पार्टीशन मान लो। पार्टीशन इज नथिंग, जस्ट आपके हार्ड ड्राइव के टुकड़े कर दिए, कि मैंने बोल दिया कि पार्टीशन सी जो है दैट इज फॉर विंडोज फाइल्स, और पार्टीशन डी मेरी रिकवरी के लिए है, पार्टीशन ई में मैं अपनी फाइल सेव करके रखूंगा। तो सब में अपनी अपनी स्पेस एलोकेटेड होगी। और हमें क्या करना है, हमें लिनक्स को भी कुछ स्पेस देना है। तो लिनक्स को स्पेस देने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आप विंडोज का जो ई वाला या ई वाला जो पार्टीशन है, उसको उसमें आप कुछ, जैसे ई वाले पार्टीशन में भी 200 जीबी मेमोरी बची है, 200 जीबी की स्पेस बची है, तो उस 200 जीबी स्पेस में से आप 100 जीबी अनएलोकेट कर दो, मतलब दो 100 जीबी फ्री कर दो, उसके बाद आप इंस्टॉल करो लिनक्स। तो बेसिकली लिनक्स को स्पेस देने के लिए आप उस पार्टीशन में से कुछ अपना हिस्सा दे दो जिसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे। ऐसे ही सेम केसेस फॉर एसएसडी। तो एसएसडी की भी पार्टीशन हो जाते हैं, जिस एसएसडी बेसिकली जो मोस्ट कंप्यूटर्स में जो सी वाला पार्ट होता है वो एसएसडी ऑक्यूपाई करती है और बाकी का हार्ड डिस्क का होता है। मोस्ट बहुत सारे कंप्यूटर्स में तो पूरा पूरा एसएसडी रहता है। तो एसएसडी का भी आप पार्टीशन कर सकते हो, सी का भी पार्टीशन कर सकते हो। बस मैं ये बोलूंगा कि 50 जीबी से ज्यादा, एट मतलब मिनिमम 40 50 जीबी से ज्यादा आप उसको एलोकेट करके रखो, मतलब फ्री कर दो मेमोरी को। ठीक है, तो partition your SSD disk which is already containing to contain Linux OS as well and use HDD for storage। मतलब काफी सारे तरीके हो सकते हैं, पार्टीशन की काफी सारी स्कीम्स होती हैं। आप रिसोर्सेज देखना, आपको समझ में आ जाएगा पार्टीशन कैसे करना है। ठीक है, sometimes it may happen that you do not see the free space that you just allocated in Linux setup। मतलब जब आपने अनएलोकेट स्पेस करी थी किसी ई ड्राइव से या सी ड्राइव से एलोकेट करी थी 50 जीबी, हो सकता है आपको लिनक्स में ना दिखे वो। If this happens, you should not have more than 4 partitions on the disk from which you will allocating free space to Linux। तो अपनी डिस्क के कभी भी 4 पार्टीशन से ज्यादा मत करना। अच्छा, पार्टीशन कभी बहुत ज्यादा मत कर देना,
क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में भी काफी सारे पार्टीशन कर दिए थे, तो मेरा सिस्टम भी पूरा क्रैश कर गया था। मतलब मेरा विंडोज की भी हालत खराब हो गई थी, अभी भी हालत खराब है। तो कभी ऐसा मत करना कि बहुत सारे पार्टीशन कर दिए, बस एक पार्टीशन बनाना और 50 GB 40 GB उसको दे के रखना मेमोरी स्पेस, और उसमें लिनक्स को इंस्टॉल करना, तो काफी फायदा रहेगा। और इंस्टॉल करते वक्त एक स्वैप स्पेस भी देना होता है। मतलब वो सब आप रिसोर्सेज में देख लेना या वीडियो लिंक देख लेना। अभी एज सच पॉसिबल नहीं है कि मैं करके दिखाऊं। सो अब माय फ्रेंड किशन ऋतिक सर would focus on open source programs, and one of it is the very famous Google Summer of Code. So Kishan, you can continue. मैं मैं शेयर भी कर दूं ना? हाँ, तू शेयर कर दे, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग करना, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। हेलो। या इट इज विजिबल, बस फुल स्क्रीन कर ले। स्क्रीन तो है। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन को, हाँ। और ऋतिक सर, ऋतिक सर को मैसेज कर दो। है क्या, मीट मीट में है? आई एम चेकिंग आउट। नो, ऋतिक सर इज नॉट इन मीट। कैसे हो जाओ। तो कोई मैसेज कर देना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ जीसॉक के बारे में। तो देखो, जीसॉक क्या है। जीसॉक एक टाइप से मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम ही है। इंटर्नशिप बोलना सही नहीं होगा, बट जीसॉक में होता क्या है कि उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं समर के टाइम पे। इंग्लिश में बोलूँ यार, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही सुन ले। ठीक है, तो जीसॉक में होता क्या है कि लोग जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो जीसॉक काफी फेमस प्रोग्राम है अपने टाइप का, ठीक है। और भी बाकी प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में हम तुमको बताएंगे, आउटरीच एमएलएस, ठीक है। तो मैं अभी जीसॉक का बता देता हूँ। मैंने खुद जीसॉक किया है इसी साल या पिछले साल किया था, ठीक है। तो जीसॉक होता क्या है, पहले तो पीपीटी कहाँ गई। ठीक है, तो जीसॉक क्यों करना है? पहली बात तो पैसा काफी मिलता है, ठीक है। एक तो ये काफी मोस्ट लोगों का यही रीजन होता है, ठीक है। और फिर ऑन अ सीरियस नोट, जीसॉक करोगे जब, तो तुमको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। लाइक जीसॉक जब तुम करते हो तो तुम्हारे पास एक मेंटर होता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हारी बात चल रही होती है, तुम उनके साथ कम्युनिकेशन में रहते हो, और तुम एक कम्युनिटी के पार्ट बनोगे, ठीक है। और तुम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो लगभग हजारों लाखों लोग यूज करते हैं उस ऐप को। जो भी प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो, उसको डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है उससे हजारों लाखों लोगों को, ठीक है। और इससे तुम्हारा स्किल्स इंप्रूव होगा। लाइक जब तुम काम करोगे तो तुमको पता चलेगा कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट टाइप का तुमको मिलेगा काफी, ठीक है। और इससे एक्सपीरियंस काफी मिलता है। तुम मतलब इसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो जीसॉक, ठीक है। बड़ी चीज होती है ये काफी टाइप की, और बहुत सारा स्वैग, ठीक है। अब जीसॉक जो है काम कैसे करता है, ठीक है, वो बता देता हूँ, ठीक है। तो जीसॉक काम कैसे करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है पहले बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे तुमने सुना होगा, मोजिला होता है, लिनक्स होता है, अपाचे होता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वीएलसी, हाँ, वीएलसी का वी लैन करके कुछ नाम है ऐसे, वो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जीसॉक में
एज अ ऑर्गेनाइजेशन बन के। तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग प्रोजेक्ट होस्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रोजेक्ट्स जो तुम लोग कंप्लीट करोगे, तुम लोग मतलब स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। उनके पास रहता है 3 महीने, पहले 3 महीने रहते थे, अब तो 10 वीक्स है, ठीक है। तो 10 वीक्स में तुमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे, और इसके लिए तुम्हें एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद, ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करती है प्रोजेक्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के बाद मेन चीज है मेंटर। मेंटर क्या करता है कि, मतलब मेंटर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टाइप से कि वो तुमको गाइड करे, और ये जो तुमने प्रोजेक्ट बना रहे हो तुम, ये कंप्लीट हो, इसमें इसको मेंटर देखता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अलग से हर एक बच्चे को नहीं देखती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हर एक बच्चे को देख पाना, तो वो लोग मेंटर से साइन करते हैं। तो मेंटर से तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो मेंटर और स्टूडेंट मिलके तो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो मेंटर कोड नहीं लिखेगा, ठीक है। मेंटर क्या करेगा, तुमको गाइड करेगा, तुमको रिसोर्स की लिंक देगा, तुमको बताएगा कि तुम्हारे कंसेप्ट कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस जो होगी, तुमको कोई काम करना है तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस वो तुमको बताएगा कैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। वो होता है मेंटर, ठीक है। और तुम हो स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन होता है इसमें, ये प्रोग्राम होता है कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अभी तो एक्सटेंड कर दिया इसका क्राइटेरिया, तो उसमें बाकी लोग भी आने लगे। बाकी मेन तुम ही लोग होते हो, यूजी पीजी वाले। और ऐसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कॉलेज का हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और तो जीसॉक की टाइमलाइन देख लो। टाइमलाइन में होगा क्या कि ऑर्गेनाइजेशंस फाइनल कब तक होंगी। ऑर्गेनाइजेशन देखो, सबसे पहली चीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन को खुद अप्लाई करना पड़ता है जीसॉक के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक के लिए अप्लाई करेंगी, उनका एक प्रपोजल जाएगा, फिर गूगल उन ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करती है। मोस्टली को पास्ट के बेसिस पे जज किया जाएगा, और जो नई ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो उनको भी कुछ क्राइटेरिया से जज करके फिर सेलेक्ट करेंगे। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती है, उनकी लिस्ट आएगी February 20 को, ठीक है। February 20 के आसपास वो लिस्ट आ जाएगी। फिर March 16 से प्रपोजल भेजना तुमको चालू करना पड़ेगा। प्रपोजल, हाँ, प्रपोजल स्टूडेंट्स लिखते हैं, ठीक है, टू ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू जीसॉक की साइट पे जाके तुमको प्रपोजल डालना पड़ेगा। तो प्रपोजल में तुम बताते हो कि तुम अगले 3 महीने क्या करने वाले हो, ठीक है। ये तुमको कोई और नहीं बताएगा, ये तुमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको अगले 3 महीने क्या करना है। इसका तुमको आइडिया होना चाहिए पहले से, ठीक है। और ये तुम जब ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरेक्ट करोगे, उसके बारे में जानोगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट ले सकते हो, कौन से पे के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर तुमको अप्लाई करना है प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हारा प्रपोजल भरोगे। प्रपोजल की डेडलाइन है 31, 31 से 21 के बीच में तुम्हारा प्रपोजल देखेंगे, और फिर लगभग 4 तारीख को वो फाइनल करके बता देंगे। उसके बाद कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है। कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में तुम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करते हो, जो तुमको करना है ऑर्गेनाइजेशन से, क्या कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा, वो सब के बाद सेटअप करना पड़ेगा। फिर June 1 से कोडिंग पीरियड चालू होगा, और फिर तुम्हारे 2 इवैल्यूएशन होंगे। अगले 10 वीक्स तक तुमको वो जिस पे प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो अब बात आती है कैपेबिलिटी की, कि क्या कौन कर सकता है जीसॉक को, ठीक है। तो जीसॉक, मैं तुम्हें बताता हूँ, स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट देखो, 23% लोग जो होते हैं वो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, उन फील्ड से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एरोस्पेस, अदर देन कंप्यूटर साइंस के ऑलमोस्ट 23% लोग सेलेक्ट हुए थे पिछले साल। तो तुम लोग तो तब भी वो हो, एक आईटी कॉलेज में हो, और तुमको ये सब का बताया जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए ये करना इजी है एज कंपेयर टू बाकी लोग के। कहाँ गया? ठीक है। तो कैपेबिलिटी ऐसे समझ लो कि तुमको थोड़ी सी लैंग्वेज आनी चाहिए, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए,
तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे को कॉलेज की तरफ से लगभग 2 महीने की छुट्टी मिलती है, जनरली तो मिलती है। तुम्हारे बैच को मे बी ना मिले उतनी ज्यादा लंबी छुट्टी, लेकिन तब भी तुम्हारे पास बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी टाइम रहेगा करने के लिए। और एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लेना कोई सी। और बाकी हम लोग हैं ही हेल्प करने के लिए, रिसोर्सेज तुमको सारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और एक रिसोर्सेज की बात करूँ तो ये देखो, वेबिनार जो है वो मंथन सर और ऋतिक सर ने, जो थर्ड ईयर में जीसॉक निकाला है, उन लोग, समर वेकेशन रहेगी भाई चिंता मत कर। मंथन सर और ऋतिक सर ने वो थर्ड ईयर में जीसॉक निकाला है, सॉरी सेकेंड ईयर में, अभी वो थर्ड ईयर में है। उन्होंने ये वेबिनार लिया था, इसमें आउटरीची और जीसॉक के बारे में बताया था। इसमें रोशनी मैम ने जीसॉक आउटरीची के प्रोग्राम के बारे में बताया था, ठीक है। तो इसकी लिंक तुमको दे देंगे, ये देख लेना। एक तो है स्टूडेंट गाइड, वो जीसॉक की साइट पे तुमको मिलेगी। जब जीसॉक की साइट पे जाओगे, ठीक है, बेसिकली तुम सर्च करो जीसॉक, ठीक है, साइट खुलेगी। पहली बात तो ये साइट तुमको पूरी पढ़नी है, ठीक है, जो जो इसमें दिया हुआ है। फिर अबाउट में जाओगे तो तुमको उसमें से 5 प्रोजेक्ट मिलेंगे। और फिर हेल्प पे जाना, वहां से स्टूडेंट या मेंटर गाइड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और एफएक्यू। तो जो गाइड है, एक स्टूडेंट की गाइड है, मेंटर गाइड तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट गाइड तुमको पूरी पढ़नी है, ठीक है। और ये काफी लंबी है, लगभग 1-2 दिन लग जाएगा तुमको पढ़ने का। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी हम लोग मैं बता रहा हूँ, जो भी ये वेबिनार में सर बता रहे हैं मीटिंग में, ये सब कुछ इसी के अंदर का है, गाइड के अंदर का ही है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग उसको बताएंगे, ठीक है। और फिर एफएक्यू पढ़ लेना पूरा, ठीक है। इसमें कॉमन चीज़ों के आंसर्स पहले से दिए हुए हैं। ये सब पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम अपने आप इजी हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये देखो, तुमको क्या है सीखने का, पहले तो वो रखो कि सीखना है तुमको कुछ ना कुछ अगले 3 महीने तक, ठीक है। तभी जीसॉक निकालने का कुछ मतलब है। और फिर क्योंकि तुमको एक कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए 40 आवर पर वीक, ठीक है। ये ट्रू था पिछले जीसॉक तक, ठीक है। अभी क्या है, रिक्वायरमेंट कम कर दी गई है। पहले लगभग 350 घंटे की थी, मतलब वीक में तुम पूरे प्रोग्राम में तुमको 350 घंटे देने हैं। अब तुमको 175 देने हैं, तो एवरेज के हिसाब से लगभग 3 घंटे पर डे, ठीक है। तो 3 घंटे पर डे तुम लोगों को देने पड़ेंगे। तो ये ज्यादा नहीं होता है, हफ्ते में लगभग कितना हुआ, 18, 19, 20, ऐसा मान लो। काफी कम हो गया इस बार, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि रिलैक्स हो गया इस बार जीसॉक। तो तुम साइड में भी कुछ एक्टिविटी लेके चल सकते हो, और सीखने की अपॉर्चुनिटी तुम्हारी और इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तुमको स्विच करना पड़ सकता है, ठीक है। जब तुम प्रपोजल बनाओगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो हो सकता है तुम्हें उसके बारे में सब कुछ ना मालूम हो, ठीक है। तो उससे डरना मत, क्योंकि तुम्हारे पास इनफ टाइम रहेगा। तुम्हारे पास एक मेंटर रहेगा जो तुमको सब कुछ बता देगा, तुम्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा, तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगा। तो अगर तुम कोई टोटली नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करोगे ना, तो वो सही रहेगा, उस पर दिक्कत नहीं आएगी। अब होता है प्रोजेक्ट ढूंढना। तो प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए ऐसा समझ लो कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। पहली तो फर्स्ट चीज है ऑर्गेनाइजेशन देखना। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखोगे, मेन साइट पे जाओ। तुमको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंगली फरवरी में कभी भी आएगा। लगभग 20 फरवरी था ना, हाँ, 20 फरवरी के अराउंड तुमको ऑर्गेनाइजेशंस का पता चलेगा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है इस साल, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन तुमको फाइनल करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइनल करोगे, पहले तो ये अबाउट सेक्शन में जाओ। अबाउट सेक्शन में ही आर्काइव पड़ा हुआ है, ठीक है। आर्काइव में जब जाओगे तो उसमें हर एक साल का दिया हुआ है। तो जब तुम 2019 का खोलोगे तो लगभग जितनी थी, 200 कुछ थी, 200 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तुमको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट के नाम है, और ये रहा ऑर्गेनाइजेशन के नाम। तो देखो, कुछ कुछ होती है फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो तुमको हर साल मिल जाएंगी 2019 में, जैसे कि
मैं बता देता हूँ। अपाचे, अपाचे कहाँ गया? ये ऋतिक हर्षानी सर की ऑर्गेनाइजेशन है, सीसी एक्सट्रैक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। ये कई साल से आ रही है, और कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि मोजिला, अपाचे, फॉस एशिया, लिनक्स, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मिल जाएंगे, लगभग हर एक के तो मैं नाम भी नहीं बता सकता, ठीक है। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुमको क्या देखना है कि लगभग ऑलमोस्ट 16 या 17 से देखना चालू करना, और ये देखना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन पे किसी पे भी क्लिक करोगे, सपोजिंग अमाही पे क्लिक किया तुमने, तो तुमको यहाँ पर टेक्नोलॉजीज बताई जाएंगी इसकी, ठीक है। तो लगभग 5 यहाँ पर दी हुई है। तो तुमको अगर इनमें से कोई एक या दो भी आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही है, ठीक है। और टॉपिक भी नीचे दिया हुआ है, तो ये देख लो, मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इन सब पे काम करती है। ऐसे करके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होगा। तो अगर तुमको सारी लैंग्वेजेस नहीं आती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी एक प्रोजेक्ट पे एट मैक्स कोई दो दो कोई भी दो स्किल्स का, दो लैंग्वेजेस का यूज आएगा, ठीक है। तो नीचे जब जाओगे तो उसमें तुमको प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएंगे। ये पिछले साल के प्रोजेक्ट है, मतलब 2019 का जो एडिशन था, तो मतलब 2019-20 वाला, उसमें ये तीन तीन प्रोजेक्ट्स इसने सेलेक्ट किए थे। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सेलेक्ट करती, कुछ 3 करती है, कुछ 20 करती है, कुछ बहुत बहुत ज्यादा ही करती है। जैसे कि एक का नाम है मालूम, फॉस एशिया, गेट। ये गेट तो देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो गेट ने अभी 3 ही किए यार। एनीवेज, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल कैसे करोगे? तो जब ऑर्गेनाइजेशन तुमको 3 लगभग, हाँ, फर्स्ट ईयर में ना होना, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि तुम एट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना, ठीक है। और जब सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो लोग हैं वो 3-3 ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं एक साथ, उनके लिए इजी रहता है ये सब करना। तो तुमको क्या करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखनी है जो रिपीट हो रही हो, ठीक है। जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ओपन स्ट्रीट मैप, वो आ रही थी लगभग 2008 या 2009 से, हर साल आई है वो, ठीक है। तो मैंने जब उसको फाइनल किया था तो मेरे को मतलब एटलीस्ट ये तो पता था कि वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी इस साल, ठीक है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ये रही। तो ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो 4 लोग का नाम दिया, उसमें एक मैं हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखो 5 टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है, ठीक है। तो मुझे इसमें से सिर्फ केवल एक आती थी, एक जावा। मैंने बाकी को टच नहीं किया था, मेरे प्रोजेक्ट पे भी किसी इनका यूज नहीं था, केवल जावा का यूज था। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुमको सारी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो डरने की बात नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन पहले तो उसकी साइट खोलना, ठीक है। साइट जब खोलोगे तो उसका विकी पेज खोलना। जैसे मैं सर्च किया ओपन स्ट्रीट मैप, ठीक है। तो उसका विकी पेज खोलना, मतलब जहाँ पर हर एक का अलग अलग होता है अपना अपना, ठीक है। तो ओपन स्ट्रीट मैप जब खोलोगे तो उसके बारे में तुमको पढ़ना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या करती है, उस पर काम क्या होता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है। और ये ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इन लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छे तरीके से करते हैं। तो इन्होंने अपने पहले से ही बता रखा होता है कि तुमको यहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, हमसे कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो, तुम्हें सोर्स कोड कैसे मिल जाएगा, वो सब की डिटेल पहले से प्रोवाइडेड रहेंगी। जैसे यहाँ पर आईआरसी चैनल का लिंक है, और यहाँ पर मेलिंग लिस्ट है, ठीक है। तो ये आईआरसी चैनल के कई सारे लिंक है, कई सारे चैनल होते हैं, उनकी सारी लिंक्स देखो पूरी विकी साइट पे दी हुई है। और मेलिंग लिस्ट जब ज्वाइन करोगे
तो जो मेल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट वाले, वो तुम्हें भी आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल कैसे करनी है? आईआरसी एक वो होता है, कम्युनिकेशन का तरीका होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन का, मतलब चैट के थ्रू वो होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन, जब तुम दो कोई फाइनल करोगे तो एक ऐसी रखना जो हर साल आती हो, ठीक है। और एक ऐसी रखना जिस पे तुमको कई सारे प्रपोजल्स, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हो, ठीक है। तो ये जो तुम उनकी हिस्ट्री देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि कौन सी हर साल आती है और कौन सी कितनी सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करने का जो स्टेप होता है, उस पे लगभग एक दो हफ्ते लगते हैं, मतलब एक दो हफ्ते से ज्यादा भी लगता है। हो सकता है कि तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनल की हो, वो तुमको पसंद नहीं आए बाद में, जैसे कि मैंने एक बार की थी एक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में जैसे जैसे पढ़ना चालू किया तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉप करनी पड़ गई थी। फिर मैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे गया था, ठीक है। तो तुम्हें भी हो सकता है ड्रॉप करना पड़े। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल कर ही लेना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बाद में चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। लगभग ऐसा समझ लो कि अब फरवरी में अनाउंस होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम उससे पहले ही सेलेक्ट करके रख लो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और फिर मार्च में तुमको प्रपोजल्स डालने हैं, तो अगर उस टाइम पे अगर तुमको स्विच करना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीसॉक निकालना। लाइक इतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम हर एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करके अपने लिए राइट प्रोजेक्ट ढूंढ पाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करने का स्टेप तुम पहले ही कर लेना, ठीक है। अब फिर प्रोजेक्ट कैसे ढूंढोगे? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाना, यहाँ पर तुमको व्यू प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। ये तीन दिखा देगा, चार जितने भी हैं। और यहाँ पर तुमको मिलेगा आइडिया लिस्ट प्रोजेक्ट का। तो हर एक प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में आती है, वो आने के बाद अपना एक आइडिया लिस्ट देती है। तो आइडिया लिस्ट में तुम को प्री मेड आइडियाज मिलेंगे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इन लोग ऑब्वियसली ये एप्लीकेशंस यूज करते हैं बहुत, तो उनको पहले से आइडिया रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ में कमी है, कहाँ पर क्या अपडेट करना है। तो उन लोग पहले से आइडिया लिस्ट दे देते हो, तो इनकी आइडिया लिस्ट तुम चूज कर सकते हो या तुम खुद का आइडिया इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोनों पार्ट में दिक्कत क्या है कि अगर तुम इन्हीं का आइडिया यूज करते हो तो ऐसा समझ लो कि 6,000 प्रपोजल्स आए थे पिछले साल, ठीक है। तो हर और सेलेक्ट हुए थे 1100 1200, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि छह छह हर छह प्रपोजल में से पांच रिजेक्ट करने पड़ते हैं इन लोग को, और रिपीट होते रहते हैं एक आइडिया लिस्ट पे। मतलब आइडिया, कोई बंदा आया, किसी ने मार्च पे चालू किया, तो वो क्या करेगा, जो आइडिया लिस्ट है उस पे एक छोटा सा प्रपोजल बना के दे देगा। तो एक ही जो प्रोजेक्ट लिस्ट रहती है इनकी आइडिया लिस्ट, उस एक आइडिया लिस्ट पे लगभग 10 प्रपोजल आते हैं इन लोग को। तो इनको क्या 10 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो तुम्हारा तुमको देखेंगे कि तुमने प्रपोजल कैसे बनाया है। तो अगर तुम्हारा प्रपोजल अच्छे से नहीं बना है तो वो तुमको सेलेक्ट नहीं करेंगे, और वो तुम्हारे पिछले के कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो तुमको कंट्रीब्यूशन बनाने पड़ेंगे, पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा, और प्रपोजल अच्छे से बनाना पड़ेगा तभी सेलेक्ट होगा। ये नुकसान होता है इनका आइडिया लिस्ट से लेने का। और मोस्टली यही तरीका होता है कि इनके आइडिया लिस्ट से हम अपना प्रपोजल बनाएं, ठीक है। और दूसरा है कि तुम खुद का प्रपोजल बनाओ खुद के आइडिया से, ठीक है। तो खुद के आइडिया से बनाने के लिए तुमको काफी टाइम लगेगा। उसके लिए तुमको इसके जो एप्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे यूज करते जाओगे तुमको आइडिया लग जाएगा। फिर तुमको बात करनी पड़ेगी इनसाइड के जो लोग हैं उनसे, जैसे जैसे बात करोगे तो तुमको बनाने का आइडिया लग जाएगा, और फिर तुम खुद का प्रपोजल बना के डाल सकते हो। इसमें क्या होगा कि सेलेक्ट होने के चांस कम है, मतलब अगर प्रपोजल्स वो आइडिया ही सही नहीं है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर लेकिन इसमें तुमको भीड़ नहीं रहेगी कि कंपटीशन नहीं रहेगा किसी और से, तो अगर तुमने इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशंस नहीं किए तो भी ये काम कर जाएगा।
ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। और फिर जैसे ही तुमने प्रोजेक्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल कर लिया है, अब क्या करना है तुमको, एक कंट्रीब्यूशन चालू करना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऐसा समझ लो कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एप्स रहेंगे उसमें। ठीक है, तो एप्स में ऑब्वियसली बग रहेगा क्योंकि इन लोग का उतना परफेक्ट होता नहीं है, वॉलंटियर बेसिस पे चलता है ये। तो एप्लीकेशंस पे जो जाओगे तो उसमें काफी सारे बग मिलेंगे। तो हर एक का अपना अपना वो रहता है बग का सिस्टम। कुछ जो रहते हैं वो गिटहब पे होस्ट करके रखते हैं। गिटहब पे जब जाओगे तो किसी प्रोजेक्ट का इश्यूज खोलोगे तो उस पे तुमको इश्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, 3-3 4-4 साल पुराने इश्यू मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ कुछ फ्रेश इश्यूज हो। ठीक है, और उनका खुद की वेबसाइट भी हो सकती है टिकटिंग के लिए, जहाँ पर तुम टिकट्स डालते हो, और मतलब टिकट्स मतलब बग या फिर इम्प्रूवमेंट कोई सा तुमको चाहिए, उसके लिए टिकट खोल सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ से तुमको ढूंढना पड़ेगा कि कोई बग्स एग्जिस्ट करता है, कोई इम्प्रूवमेंट की चांस है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो तुम उस पे काम कर सकते हो। ऐसा करके तुम पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट में तुम कोड को चेंज करके कोई इम्प्रूवमेंट अगर तुम्हारे पास है, तुम चाहे रीड में अपडेट करो, तुम डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूव करो, तुम कोई एरर ठीक करो, या तुम कोई नया फीचर लाओ, तुमको ऐसा ही कुछ करके पुल रिक्वेस्ट डालनी चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली पुल रिक्वेस्ट जो होती है उसको डालना बहुत मुश्किल होता है। लाइक उससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा अपना। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने में काफी टाइम लगता है, लगभग डिपेंड करता है। अगर तुमको कोई दिक्कत विक्कत नहीं आई तो एक एक दिन में हो जाएगा, वरना हो सकता है 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी लग सकता है तुमको प्रोजेक्ट सेटअप करने में। ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट सेटअप किया, फिर उसके बाद तुमको कोड पढ़ना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना कोई भी नहीं करता है कि बहुत लार्ज कोड बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस पूरे कोड को तुम पढ़ नहीं सकते हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई बग सॉल्व करने की ट्राई करो। तो बग सॉल्व करोगे तो तुम एक लोकलाइज पार्ट को केवल देख के उस पे काम करना चालू कर सकते हो। ठीक है, अब फिर इस पे बहुत टाइम लगता है पहला पुल रिक्वेस्ट आने में। अब एक और बात होती है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कैसे करोगे। तो हर एक का अपना अपना कुछ मीडियम रहता है। स्लैक चैनल्स होते हैं, कुछ के आईआरसी चैनल होते हैं, कुछ लोग मेलिंग लिस्ट पे बात करते हैं। ऐसे कर करके हर एक का अलग मीडियम रहता है। जैसे अपन लोग का डिस्कॉर्ड है ना, वैसे उन लोग का कुछ ना कुछ रहता है। तो वो तुमको उनकी साइट पे मिल जाएगा। वो लोग ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करके रखते हैं ये सब चीजें कि उनसे कांटेक्ट पे कैसे आना है। तो जब तुम जीसॉक में अगर इंटरेस्टेड हो, ये बात तुमको उनको बतानी पड़ेगी पहले से ही। लगभग फरवरी के टाइम पे तुमको ये सब बातें उनको बता देनी चाहिए कि मैं जीसॉक करने में इंटरेस्ट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप मुझे गाइड करिए। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल जो तुम्हारे सामने, ये काफी गंदा तरीका है इससे पूछने का कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे अगर कुछ तुम लिखोगे तो देखो, पहली बात तो वो लोग वॉलेंटरी बेसिस पे रहते हैं वहां पर, मेलिंग लिस्ट पे। तो मोस्टली रिप्लाईज तुमको सैटरडे संडे को ही आएंगे। ठीक है, और फिर अगर तुम ऐसी चीजें कोई पूछोगे तो उस पे तुमको रिप्लाई नहीं आएगा। लाइक कोई ऐसी चीज जो तुम एक गूगल सर्च पे ढूंढ सकते थे, वो तुम अगर पूछोगे तो उस पे तुमको रिप्लाई नहीं मिलेगा, वो तुमको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी। जब तुम पूरी रिसर्च कर लोगे, उसके बाद तुमको कोई चीज क्लियर नहीं रहेगी, तब तुम जाके ऑर्गेनाइजेशन वालों से पूछना कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तब वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे फालतू के सवाल पूछोगे तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी उसकी तरफ से। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुमको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये रविचंद्र सर है, इन्होंने भी किया था जीसॉक, तो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करके डाउट वाउट पूछे थे। ये एक अच्छा एग्जांपल है। और ऐसे देख लो, अभिषेक सर हैं, इन्होंने मेल लिखा था पेडोरा को, इनका भी हुआ था जीसॉक। ठीक है, तो और एक ये प्रदीप सर हैं। तो अच्छे से तुमको ये शिवान सर ने अपना जो ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट किया था, प्रपोजल, उस पे उन्होंने फीडबैक मांगा था। तो फीडबैक कैसे मांगते हैं उसका भी फॉर्मेट देख लेना अच्छे से। अब आगे चलो, तो देखो होता क्या है। तुमको पहली बात तो अपना गिटअप ग्रीन रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब टोटली ग्रीन मत रखना। ऐसा करो कि गिटहब जो होता है
वो तुमको आना चाहिए अच्छे से। तो उसके लिए क्या किया करो कि कमिट किया करो हर रोज, या फिर मतलब जितना हो सके उतने ज्यादा कमिट्स किया करो। स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, कॉलेज के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, तो वो सब जब बनाते हो उनको अच्छे से बना के गिटहब पे अपलोड किया करो। गिटहब तुमको आना चाहिए, ये एक प्री रिक्वेजिट है, ठीक है। और अगर तुम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो तो इस सेमेस्टर के प्रोजेक्ट तो मिलेंगे ही, वो करते रहना। और बाकी चीजें भी है, रिसर्च पेपर और सीसी कर रहे हो अगर, उसके भी कोड डाल सकते हो, ठीक है। अब एक साइड प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है। तो तुमको एक साइड प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको इतना एक्सपीरियंस है नहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, और तुम्हारे पास ज्यादा कुछ होगा नहीं दिखाने को अपने गिटहब पे। तो एक अगर तुम साइड प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये काफी अच्छी चीज मानी जाती है, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो फेज टू में अब तुमने उनका कोड सेटअप कर लिया, कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। गिट हब पे होगा, या फिर कुछ लोग का एसवीएन पे होता है, अलग अलग जगह पे होता है। वो कोड जब तुम कॉपी कर लोगे अपनी लोकल मशीन पे, तो उस कोड को पूरा मत पढ़ना, ठीक है। काफी मुश्किल होता है, वो बड़ा कोड होता है। तो करना क्या कि कोई बग फिक्स करने की कोशिश करना। कोई अगर तुम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और तुमको कोई एरर आती है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना कि वो एरर को रिपोर्ट करने की कोशिश करना। हो सकता है वो एरर किसने पहले से रिपोर्ट कर रखी हो, लेकिन या फिर हो सकता है कि वो टोटली नई एरर हो। तो अगर तुम ऐसा करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को काफी हेल्प होगी, उन लोग को भी हेल्प होती है कि बग सॉल्व करने में उनको आसानी पड़ जाती है, ठीक है। ये उनको हेल्प रहेगी। तो ये सब वो लोग देखते हैं। तुम अगर कोई इशू भी ओपन करते हो ना, तो उसको तुम अपने प्रपोजल में मेंशन कर सकते हो। इशू और कमिट दोनों चीजों को तुम प्रपोजल पे अपने मेंशन कर सकते हो। उससे तुम्हारा प्रपोजल स्ट्रांग बनता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन से बातें शातें करना चालू करना। ऐसा है कि मेलिंग लिस्ट पे मेल डाल सकते हो तुम, या फिर जो भी उनका स्लैक चैनल होगा, आईआरसी चैनल होगा, उस पे एक कम्युनिकेशन पहले करके देखना। उस पे बताना कि तुम जीसॉक में इंटरेस्टेड हो, तो वो लोग तुमको अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी या स्किल होगी, उसके हिसाब से वो तुम लोग को गाइड करेंगे कि यहाँ पर देखो, इस पे पोटेंशियल प्रोजेक्ट तुमको मिल सकता है, ठीक है। अब फिर देखो, प्रोजेक्ट्स जब तुम बनाने चालू करोगे तो उस पे तुमको लेबल्स मिलेंगे। कुछ कुछ बिगिनर्स के लिए होता है, और कुछ गुड फर्स्ट इशू, ये सबसे चालू करना स्टार्ट करना, ठीक है। इनको सॉल्व करके तुमको अपनी पहली पीआर बनानी है। और फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पे रिक्वायरमेंट है कि तुमको जावा 8 प्लस चाहिए, मतलब जावा 8 के आगे का वर्जन पे ही काम करेगा। अगर उससे कम का वर्जन तुम्हारे पास है तो वो रन नहीं करेगा। ऐसे ग्रेडल का वर्जन हुआ, ग्रेडल का वर्जन मान लो 5.7 मांगता है और तुम्हारे पास 5.3 ही है, तो वो चलेगा नहीं। तो ऐसे काफी सारी रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करने में काफी टाइम लगता है। तो एक हफ्ता लगता है प्रोजेक्ट सेटअप करने में। तो ये काम भी तुम पहले से करके रख लोगे, जितना पहले कर लोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब फिर कोई इश्यू तुम पकड़ो, ठीक है, कोई सी भी छोटा सा बग है, उस पे एक दो दिन दो, ठीक है। और फिर उसको ट्राई करने करो सॉल्व करने की। एक दो दिन में नहीं होता है, या फिर तुमको लग रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम आगे मूव करने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्यों लीव किया? प्रणव को कुछ काम। चल कंटिन्यू कर ले। हम्म। अब फिर पूरा कोड बेस तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो जो तुमको चाहिए होती है किसी एक चीज को अगर तुम ढूंढ रहे हो, मतलब कोई बग सॉल्व कर रहे हो, तो उस फाइल में तुमको ग्रेप कमांड यूज करके कीवर्ड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको मिल जाएगा कि इन तीन फाइल में ये फंक्शन यूज हो रहा। समझ लो किसी फंक्शन में एरर आ रही है, तो वो फंक्शन तुमको ऐसे दिख जाएगा कि इन तीन फाइल्स में वो फंक्शन है। तो हर एक फाइल में जाके चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन कैसे कैसे यूज हो रहा है हर एक में, और किस में एरर दे सकता है, किस में नहीं दे सकता है, ठीक है। पूरा कोड पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पूरा कोड रीड करोगे तो पहली बात तो समझ में नहीं आएगा, और दूसरी दिक्कत ये होगी कि अ, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर पूरा कोड पढ़ने की कोशिश करोगे तो, ठीक है, एक साथ। अब फिर जब तुम एक्टिव यूजर बन जाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे,
तो तुम अलग से स्टैंड आउट करोगे बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि मोस्टली मोस्टली लोग चालू करते हैं 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी को ऑर्गेनाइजेशन फाइनल हुई, इसके बाद लोग वो प्रपोजल डालना चालू करते हैं। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उनसे तुम्हारे पास एक अपर एज रहेगा सेम प्रपोजल पे, ठीक है। तो पहली बात तो कोड देखते रखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करो, और इशू ओपन करने की कोशिश करो, पुल रिक्वेस्ट डालो, और कोई और बंदा अगर पुल रिक्वेस्ट डालता है तो उस पे भी तुम फीडबैक डाल के उनको दे सकते हो। तो ये तुम अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी, और लोग तुमको जानेंगे भी उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हो सकता है तुम पोटेंशियली अपने मेंटर से बात कर पाओ, कि तुमको पता तो होगा नहीं कि कौन मेंटर बनने वाला है तुम्हारा। तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे ही कभी किसी कोड पे कमेंट करते वक्त ही तुमको तुम्हारी उससे बात हो जाए। तो वो लोग काफी फ्रेंडली लोग होते हैं, ठीक है, और हेल्प करने को हमेशा रेडी रहते हैं। बस ये है कि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो जितना हो सके उनसे बात करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब ये आउटरीची का है। आउटरीची का तो तुमको मैं बता नहीं सकता उतना अच्छे से। जो तुमको यूट्यूब वीडियो की लिंक देंगे उसमें रोशनी मैम ने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो देखो जीसॉक के लिए तुमको देखो लिंक मिल जाएगी प्रपोजल्स की, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे अच्छे प्रपोजल्स कैसे बनाने हैं, इस पीपीटी के एंड में तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन सबके प्रपोजल्स की लिंक दी हुई है। जीसॉक और आउटरीच के लिए उनके प्रपोजल्स की लिंक है। तो प्रपोजल एक अपन ऋतिक सर का देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल करोगे, उन लोग अपने से पहले एक फॉर्मेट दे के रखते हैं कि प्रपोजल कैसे बनाना है, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें से कॉमन रहती है सब में, ठीक है। अपना गिटहब हैंडल दे देना, अपनी डिटेल्स, तुमको कम्युनिकेट कैसे करना है उन लोग को वो बता देना, फिर प्रोजेक्ट का डिटेल देना शॉर्ट सा, फिर प्रोजेक्ट का करेंट स्टेटस बताना कि अला एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है कि तुमको नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, वो सब बता देना, ठीक है। और फिर आइडिया देना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ट्राई करना हमेशा पॉइंट्स में दो, ठीक है। जब पॉइंट्स में दोगे तो अपने आप उनको पढ़ने में आसानी होगी, और ऐसा लगेगा कि तुमने काफी एफर्ट डाल रखा है इस पे, ठीक है। तो और इम्प्लीमेंटेशन वो हर एक का अलग अलग होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अच्छे से करना। और एक और सबसे मेन चीज होती है, वो होती है टाइमलाइन, ठीक है। वो हर एक सीनियर का मैं तुमको बता देता हूँ कि सबने अच्छे से टाइमलाइन बनाए रखी होगी, क्योंकि जिसको टाइमलाइन इसने अच्छे से बना रखी है वो बंदा कोड भी कर सकता है, ठीक है। प्रपोजल में तुम कहीं कोड की बातें नहीं करोगे, कोड की बात करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुमको बस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, और क्या करने में तुमको कितना टाइम लगेगा। लाइक फर्स्ट वीक में तुम क्या क्या कर पाओगे, हर एक इंग्लिश कैसे बोलूं यार, भाई इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, माफ कर दे यार। देखो हर एक वीक में तुम कितना कर पाओगे उस सब का आइडिया दे दो। तो इससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर पाएगी कि अगर तुम थोड़ा स्लो हो, मान लो तुम प्रोजेक्ट उतना अच्छे से नहीं बना पाते, तो कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट हो पाएगा, या फिर तुम फास्ट हो तो कौन कौन सा पार्ट तुम कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। वो सब इसके लिए तुमको टाइमलाइन काफी अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी, और टाइमलाइन का ब्रेकआउट दे देना कि कितने परसेंट पार्ट पे तुम कोडिंग करोगे और कितने परसेंट पार्ट पे तुम बाकी काम करोगे, ठीक है। जैसे सर ने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, 60% पार्ट पे कोड इम्प्लीमेंट करूंगा, 50% पार्ट पे बग सॉल्व करेंगे, 10% पार्ट पे यूआई पे ध्यान देंगे, यूजर इंटरफेस, और 15% पार्ट पे टेस्ट टेस्ट करेंगे कोड को, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर अपनी डिटेल दे देना, तुम क्या क्या किया है इससे पहले, और फिर अपने बारे में बताना, और पर्सनल डिटेल आखिरी में दे देना, ठीक है। वो सब स्टार्टिंग में मत दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारा प्रपोजल देखेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता। तो रिलेवेंट चीजें ऊपर रहे ये कोशिश करना, ठीक है। सर ये प्रपोजल तो मैं क्या बोला था, तो मेंटर ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए है ना, नहीं, ये प्रपोजल ऋतिक सर का है। उन्होंने अब जीसॉक के अप्लाई करने के लिए दिया था, स्टूडेंट का ही है, ठीक है। और फिर नीचे के इंफॉर्मेशन रिलेवेंट, ठीक है। तो काफी सारे सीनियर्स का तुमको मिल जाएगा इस पीपीटी में।
तो उसका देख लेना सब कुछ, सबका मत देखना, लेकिन तुमको एक आइडिया मिल जाएगा फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो इससे तुम, मैंने भी पिछले साल वाले सीनियर्स का देख के ही बनाया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीसॉक होगा कैसे, करना कैसे। तो जीसॉक के बारे में पता तो आइडिया लग गया होगा कि जीसॉक होता क्या है प्रोग्राम। उसमें तुमको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझो कि प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है। प्रोजेक्ट मतलब एक डिफाइंड गोल होगा कि तुमको ये काम 10 वीक के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारे दो इवैल्यूएशन होंगे इसमें, फर्स्ट इवैल्यूएशन और सेकंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट इवैल्यूएशन 5th वीक में होगा और सेकंड इवैल्यूएशन एंड में होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा मेंटर तुम्हारा अब तक का कोड देखता है और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि तुमने प्रपोजल पास, वो प्रोजेक्ट पास किया कि नहीं। और अगर वो तुमको फेल कर देगा तो दैट्स इट, वहीं पे खत्म हो जाएगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल्ड माना जाएगा। तो तुमको ऐसा करना है कि हर एक इवैल्यूएशन पास करना है। दो ही इवैल्यूएशन इसमें, अभी तो पहले 3 हुआ करते थे। तो इवैल्यूएशन होगा तुम्हारा 2 बार, ठीक है। अब ऐसा देखो कि जीसॉप निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो है ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करने में कितना टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते लगते हैं। और तुमको 2 ऑर्गेनाइजेशन लेके चलनी है, 2 ऑर्गेनाइजेशन लेके चलोगे तो सही रहेगा। बाकी फर्स्ट ईयर में अगर तुम एक ही ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतनी स्किल होती नहीं है किसी के पास कि वो दो दो ऑर्गेनाइजेशन लेके चले। मैं खुद ही एक एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चलता था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लेना जो आने वाली हो, तुमको मालूम हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो इस साल जीसॉक में आएगी ही। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आती है तो ऐसा मान लो कि फर्स्ट ईयर में फिर ऑर्गेनाइजेशन स्विच करना बहुत मुश्किल है, फिर नहीं हो पाता है। क्योंकि पिछले साल मंथन सर ने भी किया था तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई थी, तो उन्होंने फिर ड्रॉप आउट कर दिया था पिछले साल से। फिर इस साल उन्होंने किया है जीसॉक, ठीक है। तो वो स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम सेलेक्ट करते हो तो उसके बारे में रीड करना चालू करना। रीड करने के लिए तुम उनकी साइट पे जाओगे, उनकी साइट की लिंक दी होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम प्रोजेक्ट व्यू कर सकते हो पिछले साल के आइडिया लिस्ट से। और किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर क्लिक करोगे तो तुमको उसका कोड मिल जाएगा। मतलब हर एक प्रोजेक्ट जो होता है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी होता है, ये स्टूडेंट का काम होता है। तो हर एक बंदा प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करके रखता है कोड को, ठीक है। उस ये देखो, जैसे इसने ब्लॉग लिख के रखा है, उसने बताया है कि इसने क्या क्या काम किया होगा प्रोग्राम प्रॉपरली। तो ये तो पिछले साल के हैं, इनको रीड करने का मतलब नहीं है ज़्यादा। मेन चीज़ क्या है, तुम ये देखो कि उनके आइडिया लिस्ट कहाँ पर होते हैं, ठीक है। आइडिया लिस्ट देखो। आइडिया लिस्ट में तुमको देखो ऐसा होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हुई मान लो 20 फरवरी के अराउंड, तो उनके जो मेंटर्स होते हैं पोटेंशियल, वो लोग आइडियाज डालना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे इधर इस पे ये एक एडिटर है उनका, उस पे दो, टोटल 2 आए हुए हैं आइडियाज, ठीक है। तो आइडियाज मेंटर्स लोग डालते हैं। वैसे ही वेब एडिटर है उनका, उस पे भी 2-3 आइडिया आए हुए हैं, ठीक है। तो आइडिया तुम यहाँ से उठा सकते हो या फिर तुम खुद का बना सकते हो आइडिया। तो ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करने में बहुत टाइम लगता है। और जब तुम्हारी फाइनल हो जाए तो फाइनल करने के लिए तुम ये देखना कि तुमको समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि नहीं। जो जो टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज करते हैं किशन, वो तुमको समझ, हाँ। थोड़ा सा फास्ट रैप अप कर दे। बहुत मतलब देर हो रही है। हम्म, ठीक है। इट्स तो बीन लाइक आवर एंड 15 मिनट्स। अभी उसका भी बोला ना, तीनों अभी आउटरीच एमएल और उसका सर लोग आ ओपन गए, ट्रिपल आईटी का। सर लोग आ गए। नहीं नहीं नहीं, सर सर नहीं आ पाएंगे। सर का मैम, सीनियर नहीं आ रहे, हमें करना। चल थोड़ा रैप अप कर दे। आउटरीच ही कौन बोलेगा, चल छोड़, मैं रैप अप करता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आउटरीच। ठीक है, तो ऐसा समझ लो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है तुम लोग को। उसके बाद का स्टेप है मेलिंग लिस्ट ज्वाइन करना उनका, मतलब मेलिंग लिस्ट या स्लैक चैनल, कुछ कुछ तरीका होना चाहिए तुम्हारे पास उनसे कम्युनिकेट करने का, ठीक है। कम्युनिकेशन का मीडियम ढूंढना।
और फिर उनसे उनको बताना कि तुम जीसॉक करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद वो तुमको गाइड करेंगे, ठीक है। उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में तुमको कि तुमको आगे क्या करना है। तो वो लोग जब गाइड करेंगे तुमको, तो उसके हिसाब से तुम देखना कि कौन कौन से प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ, वो प्रोजेक्ट देखते जाना। उस पर फिर तुमको प्रपोजल बनाना है। और प्रपोजल जो होता है उसके लिए तुमको 2 हफ्ता मिलता है ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट करने का। ड्राफ्ट प्रपोजल जितने जल्दी सबमिट करोगे उतना जल्दी तुमको रिव्यू मिलेगा अपने मेंटर ऑर्गेनाइजेशन के से, ठीक है। मेंटर ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ड्राफ्ट प्रपोजल देखेंगे, तुमसे पूछेंगे, अगर तुम्हारा जो पोटेंशियल मेंटर होगा वो तुम्हारे प्रपोजल देखेगा, वो बोलेगा कि ये चीज कैसे होगी, ठीक है। उसको अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो वो तुमसे पूछेगा, वो तुमसे क्लैरिटी लेगा पूरे प्रोजेक्ट की। और प्रोजेक्ट जब उसको पूरा फाइनल हो जाएगा तभी वो उसके लिए मेंटरिंग के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। वरना वो मेंटरिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा, मतलब वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। अगर उनको डाउट वाउट रहेगा कि ये तुमने क्या लिखा है, ठीक है। और रियलिस्टिक प्रोजेक्ट प्रपोजल हमेशा सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसा प्रपोजल लेना जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास 10 हफ्ते रहेंगे, उससे पहले का भी टाइम रहता है, 2 हफ्ते रहते हैं। वो होता है कुछ नाम रहता है उसका, कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड। तो इस 12 हफ्ते में तुम टोटली नई चीजें सीख सकते हो, तो उसके लिए डरना मत कभी कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, ये क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और एक और बात, कि ऐसा समझ लो कि फाइनल करना था, हाँ, ठीक है। अब जीसॉक मैं प्रपोजल की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो मैंने खुद जीसॉक जब किया था तो हमसे 3 बार रिव्यू लेते हैं। मतलब हर एक एवेल्युएशन पीरियड में एक रिव्यू पीरियड हो, रिव्यू का फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें 3 बार पूछा था कि जीसॉक के तुमको सबसे कठिन चीज क्या लगी, ठीक है। तो तीनों बार मैंने वही भरा था कि प्रपोजल मेरे को सबसे कठिन लगा, ठीक है। क्योंकि प्रपोजल एक बार जब सेलेक्ट हो जाए ना, तो तुमको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है। तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन रहती है पूरी, वो लोग इतने हेल्पफुल रहते हैं कि वो तुम्हारा काम निकलवा ही देंगे कैसे ना कैसे करके। अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, तब जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल करेगा, वरना तुम्हारा मेंटर जो है वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। तो मेंटर से हमेशा बस ऐसा करना कि कांटेक्ट में रहना, मतलब हर दूसरे दूसरे दिन उसको अपडेट देते रहना कि अभी मैंने ये कर लिया, अभी मैंने ये कर लिया है। और पुल रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंटली डालते रहा करो। लगभग हफ्ते में एक बार पुल रिक्वेस्ट डाल दिया करो, और जैसे जैसा मेंटर बोले ना वैसे वैसे करने की कोशिश किया करो, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट पक्का पास हो जाएगा। तो जीसॉक में सेलेक्ट, मतलब जीसॉक करने का सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है, प्रपोजल सेलेक्ट होना। क्योंकि अब ये एकदम बाइनरी होता है, प्रपोजल सेलेक्ट हुआ तो तुम जीसॉक करोगे, और नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। और अगर एक बार सेलेक्ट हो गए ना, तब तो लगभग 100% चांस ही है कि तुम्हारा जीसॉक क्लियर हो जाएगा। बहुत मतलब फालतू अगर तुमने हरकतें की और तुमने कुछ नहीं किया तभी जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल करेगा। इसलिए सबसे कठिन होता है प्रपोजल बनाना, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि तुम फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये लैंग्वेज नहीं आती, उस सब की चिंता मत किया करो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखना, ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करना, ऑर्गेनाइजेशन को समझना, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे को समझ में आ रही है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्या मैं ये सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम करना चाहते हो, तो तुम पक्का से कर पाओगे। और जीसॉक फर्स्ट ईयर में ट्राई करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ ना, तो सेकेंड ईयर में तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो ये सबसे, ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, मेंटर से बात करके, ये तुमको बहुत काम आएगी इन द लॉन्ग रन में भी, तुमको ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो सब लोग, तुम लोग ट्राई करना, मतलब कि जीसॉक इस साल ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। और जो तुमको रिसोर्सेस है वो तो ये पीपीटी है प्रोवाइड कर दी जाएंगी पॉज के चैनल पे। सर लोग की जो वेबिनार था उसको रिकॉर्ड किया था, उस वो भी तुमको दे दिया जाएगा। और स्टूडेंट गाइड है एक, वो तुमको रीड करनी है, उसको 2-3 दिन लगते हैं। काफी अच्छे से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट गाइड में जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वही हम लोग भी रिपीट करते हैं बार बार, ठीक है, अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो उनको अगर तुम फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा पक्का ही निकल जाएगा। लेकिन हर एक चीज को फॉलो करने के लिए काफी टाइम देना पड़ता है। तो अपने टाइम के हिसाब से तुम 2-3 पार्ट उसके नहीं करोगे, तो तुम्हारे धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने के। तो ट्राई करना कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तुम करो, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी प्रपोजल्स की सेलेक्ट होने की, ठीक है। और बाकी गाइड्स हम शेयर कर देंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है।
किशन दूसरी वाली पीपीटी लगा दे हर्षदीप की। हर्षदीप वाली अच्छा छोड़ मैं नहीं कर अच्छा। देता हूँ। So, हाँ ये guys, I am giving a brief of both MLH and Outreach. For MLH, there is a session of DSC, Developer Sitting Labs of Triple IT. You can watch it. There we have Ayush Joglekar sir. He has cleared MLH Fellowship 20 of the year 20. So he has given his, he has told about his experience. And for Outreach, Pritik sir has shared the video for the Roshni Ma'am experience on the GitHub Resources channel. You can watch it out. Just in a brief, I would like to tell you that for Outreach is exclusively for developers and for girls. Okay, sorry, for designers and for girls. The stipend is around $6,000 or around $5,000. I'm not sure about it. And since it's exclusively for designers, so जिन लोगों को भी designing पसंद है, they can gear up and they can start thinking about Outreach. Also, one another thing that is cool about Outreach is that it happened twice in a year, unlike GSOC, which happens only once in a year. So there are yeah, the tendency to get selected in Outreach is much more because of much less competition, and since it happens twice in a year. Okay, guys, and as far as these things are the time period is concerned, it is also of the same time as of GSOC, around 3 months long. That is around 10 weeks, around 10 to 12 weeks long. And the process is almost the same. Just the thing is that in Outreach, the organizations don't have to like get selected, I guess. They just have to, they are selected the organizations which have been part of Outreach till the from the start, the path of Outreach till now. Okay, guys, so that's it for Outreach. And of course, you can watch the YouTube stream of Roshni Ma'am. There she has explained each thing in detail. And as far as MLH fellowship is concerned, so it's for developers, of course, as well as designers can also come as well. There's no restriction on that. It is also around 10 to 12 weeks long, just like GitHub. And just like Outreach, it also happens twice in a year. So unlike GSOC, so the chances to get selected in MLH is more, of course. It is powered by GitHub, of course, the organization of like Microsoft. So you can tell how much big it would be. And the process is almost the same, just that the process of selecting the proposals is a bit different. Ayush Joglekar sir has talked about it in its talk, which is there, I guess, on Prateek sir's channel or DSC YouTube channel. You can watch it, and he has also answered some of the most probably most common doubts regarding MLS fellowship. It also happens twice in a year, just as I tell, and I guess the applications for this summer internship, spring internship is going to close around on 4th Jan. So if any one of you want to apply, yeah, you can apply. It's 2 days. The spring 2021. It's gonna happen from January 18th to April 12th. And as far as the stipend is concerned, it's around $5,000. So that's around 3 lakhs or 3,50,000 compared to GSOC, which only offers around 1,20,000. That is $1,000, I guess. One $1,500। lakh fifty. नहीं reduce हो गया ना इस साल. हाँ 1,500। Okay, so $1,500 that will be like 1,80,000. 1,80,000. Sorry. So, but the stipend is not the important thing. Okay, guys. In all the three, whether you are applying, whether you have cleared GSOC, whether you have cleared MLH fellowship, or whether you have cleared Outreach, the important thing is how it makes your resume shine. Okay, so if you have cleared either of these three, your resume will stand out when you'll be applying for your jobs, when you'll be applying for your internships. Okay, guys. So that's the most important part because the industrialist would be looking that you have contributed to applications which are used on a daily wide global basis. So the experience is the one thing that you need to look forward for, whether you applied in GSOC, whether you apply in Outreach, whether you apply in this MLH fellowship. Okay, so don't be like, okay, stipend is a cool thing, I admit, but yeah, don't be like too much motivated by just the stipend. Be motivated by what you will be able to learn in these three fellowships. And yeah, that's it, guys. And now Pradyuman will be telling you about some open code. Pradyuman? हाँ बताता हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ मैं मेरी। हाँ करना, मैं स्टॉप कर दूँ। हम्म सही दिख रही है? शेयर हो गई ना सही से?
हाँ हाँ। ठीक है, देखो ओपन कोड क्या है, ये अपने ट्रिपल आईटी का ये एक 1 मंथ लॉन्ग कॉन्टेस्ट है। ये लास्ट ईयर अराउंड जनवरी में हुआ था, मतलब एग्जैक्ट डेट थी इसकी जनवरी 17 से फेब 16 तक। ये होता क्या है, मतलब ये पहला एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जब तुम्हें ओपन सोर्स क्या होता है इसका आइडिया लगेगा। ये फॉस विंग ही ऑर्गेनाइज करवाता है इसको। और इसमें होता क्या है कि एक ऐसा मतलब गिटहब का पूरा ओपन कोड ट्रिपल आईटी इलाहाबाद करके बन रखा है। इसमें ओपन कोड जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारी रेपो बन जाती है। जैसे ये मैं तुम्हें 2019 का दिखा रहा हूँ। तो रुको, 2020 था ना, हाँ 2020 का दिखा रहा हूँ। तो इसमें काफी सारी रेपोज बन रखी है। तो ये सभी चीज की होती है, वेबडी, एफडी, एमएल, एआई, सीसी की भी होती है, डिजाइन की भी होती है। तो इसमें करना क्या होता है, हर एक रेपो में, जैसे कि बता देता हूँ इसका, लाइव बुक करके एक रेपो है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इसमें हर एक रेपो में कुछ कुछ इश्यूज आते हैं। इशू क्या होते हैं कि अगर कोई भी, अगर मान लो उस प्रोजेक्ट में कोई भी बग है या कुछ भी एनहेंसमेंट करना है, कोई नया फीचर ऐड करना है, तो एक ये गिटहब पे फीचर होता है इशू का। तो उसमें इशू बना के डाल दो, जैसे एक ये है, इसमें अभिषेक सर का है, इन्होंने इशू बना के डाला था कि एक पीडीएफ अपलोडर चाहिए उनको खुद के प्रोजेक्ट के अंदर। खुद का मतलब ये ओपन कोड का था। तो उसमें जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये क्लेम करना होता है इशू की, मतलब मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। और क्लेम करने के बाद हर एक को 2 दिन का टाइम मिलता है। 2 दिन के अंदर अंदर उस पे काम करो और जो कोड है उसको पुश पीआर बना के डाल दो। जैसे तुम लोगों ने अभी टास्क में किया था कि सब लोगों ने पीआर बनाई थी, फिर हमने उसको रिव्यू किया था और मर्ज किया था, वैसे ही सेम इधर होगा। पीआर बनाओ, जो मेंटेनर्स होंगे वो उसको रिव्यू करेंगे और अगर सही लगा उनको तो मर्ज कर देंगे। और सभी इश्यूज अलग अलग, सभी इश्यूज के पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे कुछ के, ये वाला था 50 पॉइंट्स का था, कुछ 10 पॉइंट्स के होते हैं, कुछ 20 पॉइंट्स के होते हैं, कुछ 30 पॉइंट्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल। तो जैसे ये इसमें ये भी, इसमें मान लो किसी ने क्लेम किया तो उसको 2 दिन का टाइम मिल गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्लेम कर रखा है रोहिणी 13 ने, बट इन्होंने ये 2 दिन में कर नहीं पाए। तो इसके बाद क्या होगा, जिसने भी अगला नेक्स्ट कमेंट डाल रखा है क्लेम करने का, तो ये उसको मिल जाएगा इशू। फिर मिल गया, ये मैंने डाल रखा था, मुझे मिल गया था, फिर इस पे मैंने काम किया और पीआर डाल दी और मेरी मर्ज हो गई और मुझे 50 पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्टेस्ट होता है। और ये तो तुम लोग करो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर नूब हो या प्रो हो, सब लोगों के लिए होता है। क्योंकि इसमें बेस्ट चीज ये है कि एक बार में 2 ही इशू अपन क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रो है उसको बहुत कुछ आता है तो वो सारी रेपोज में जाए इशू देके और उसको क्लेम 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 करता जाए। ऐसा नहीं होगा, बस एट मैक्स 2 ही इशू कोई क्लेम कर सकता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। और सीखने का इसमें सबसे ज्यादा होता है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं एकदम नूब था, मेरे से पहले 2 दिन में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद एंड होते होते मैंने इतना ज्यादा इसमें सीखा था कि वेबडी के अंदर मैं प्रो बन गया था। और इसके प्राइजेस की बात करें तो इसमें स्वैग्स भी मिलते हैं, और जो बेस्ट प्राइज है इसका वो ये है कि जो टॉप 3 इसके कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको गीक हेवन के अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलती है, जो भी वो विंग चाहते हैं उसके अंदर। तो ये हो गया इसके बारे में ब्रीफ। और बाकी डिटेल्स के लिए तुम्हारी एक पूरी इस पर ओरिएंटेशन ले ली जाएगी जब भी नेक्स्ट ओपन कोड स्टार्ट होगा। अभी कुछ मंथ्स में स्टार्ट होगा, जनवरी में तो करवा नहीं सकते, थोड़े टाइम बाद करवाएंगे। तो पूरा डिटेल अच्छे से तब भी बता देंगे। तो बस। Guys, open code around March hoga. Mostly there will be another orientation regarding open code. And apart from like unlike these things, there will be all projects. Like there will be projects for app, there will be projects for web, there will be projects for MLAI, there will be even projects for cybersec, I guess. हाँ, So होता be है a साइबर। active part of this Aproxa month so that you can learn each and everything so that you can contribute a lot in this open code. Because और open हाँ, code में है तो एक और सिखाएंगे नहीं। क्या फायदा हो, एक और बड़ा ओपन कोड का, कि ओपन कोड 1 महीना कर लोगे ना, उसके बाद गिटहब की तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगी, एकदम टिप्स पे आ जाएगा गिटहब तुम्हारे। Yeah, that's it, guys.
There'll be another orientation for open code before it will be happening, so don't worry about it. Yeah, that's it, guys. Ritik sir has some issue today, so wasn't able to join with us. I guess that's it for today, guys. And that's it for Fosnick. We'll be discontinuing the meet. And yeah, have fun, guys. For all those who have completed the task of Fosnick, have fun in the web debugging. And those whose PRs are still pending, we are working on them. But the deadline for merging PR would be tomorrow midnight. We have extended one more day. And I guess we won't be accepting any more PRs for task 1 as of now, just for task 2. And there will be no merge conflicts after tomorrow midnight. So make sure that you are able to solve your merge conflicts before tomorrow midnight and get them merged. Just solving them we won't be able to merge your PR, okay? So as soon as you solve the merge conflicts, you get yourself on the voice channel in the Discord and tell any of the mentors to merge your PRs. Okay, guys? So yeah, guys, that's it from the first. लास्ट वर्कशॉप है हमारा Anyone, खत्म if anyone has to say anything, we can unmute him or her. सबको तो Would नहीं anyone like करेगा to say something? बहुत लोग हो Because we can't unmute all. देखो 175 members हैं. अच्छा अनम्यूट कर दे तो फर्स्ट विंग ओपी के सिवा कुछ और बोलोगे Because, कर देते और यार tools देखो false रुक जा नहीं पहले false रिकॉर्डिंग नहीं मत नहीं कर किशन रिकॉर्डिंग मत कर दे कहाँ कर दो and guys look one more thing